Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So मेरा नंबर है 9899123008. In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this number. तो हम पढ़ रहे थे बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में पढ़ रहे थे. और फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि भाई एक सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके क्या लॉसेस हो सकते हैं. एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी क्यों हम अपने बिज़नेस में यूज़ करेंगे. और मेन रीज़न ये था कि साइंटिफिक रीजन होता है, हमें स्टेप्स का पता चल जाता है कि हम कहाँ पर किस समय माइलस्टोन्स बन जाते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं. ऑडिटर हर एक स्टेप्स के बारे में अपनी ओपिनियन दे सकता है, स्पेशलाइजेशन बन सकता है. और अनस्ट्रक्चर्ड काम से स्ट्रक्चर्ड काम हमेशा पॉजिटिव होता है. अनस्ट्रक्चर्ड काम वहीं अच्छा होता है जहाँ पर कोई जीनियस इन्वॉल्व है. अगर वो पहली बार कर रहा है तो ऑब्वियसली अनस्ट्रक्चर्ड वर्क होगा, बाद में ही वही काम स्ट्रक्चर्ड हो जाता है और वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. तो अब हम पढ़ेंगे फेजेस, एक ओवरव्यू पढ़ेंगे, जो SDLC के फेजेस हैं उनके बारे में ओवरव्यू पढ़ेंगे ताकि आगे जाकर फिर हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे. तो बेसिकली जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो सीक्वेंशियल फेजेस होंगे. जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीक्वेंशियल फेजेस होंगे. यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट SDLC मेथड जब यहाँ भी यूज़ किया जाएगा सीक्वेंशियल फेजेस होंगे, यानी कि फेज़ होंगे और वो सीक्वेंशियल होंगे, यानी कि वो एक के बाद एक आएंगे और एक स्किप नहीं होगा. पहला एक फेज़ आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पाँचवा आएगा. इस तरीके से फेजेस आएंगे. और अर्लियर फेज़ एक बेसिस प्रोवाइड करेगा सब्सिक्वेंट फेजेस के लिए, इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बाद के फेजेस के लिए. तो ट्रेडिशनल SDLC अप्रोच में जो फेजेस आते हैं वो सबसे पहले आता है फीजिबिलिटी स्टडी. यानी कि आप देखते हो कि सिस्टम फीजिबल है कि नहीं है, उसे स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं कि नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हैं कि नहीं है. क्योंकि जब आप कहीं पर जाओगे तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करोगे, या अगर मान लिया सपोज़ आप कोई कंपनी हो, जैसे सपोज़ विप्रो हो, इन्फोसिस हो, या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी हो, कहीं पर भी जाते हो तो पहले अपने आप को सेल करते हो और उसे बताते हो भाई ये सिस्टम है, ये आपके इतने बेनिफिट्स हैं, उसको अवेयर करते हो बेनिफिट्स के बारे में. तो जब वो अवेयर हो जाता है कि हाँ ये बेनिफिट्स हैं और ये बेनिफिट्स चलने चाहिए, उसके बाद आप उस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हो. तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है. तो पहले उसमें स्ट्रेटेजिक या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बैठेगा, टॉप मैनेजमेंट बैठेगा और टॉप जो सॉफ्टवेयर कंपनी के टॉप जो भी बंदे होंगे वो आएंगे और वो बताएंगे ये बेनिफिट्स हैं, ये कंपनी ये बेनिफिट्स करती है और आपकी कंपनी के ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं. गोल कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है. गोल कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि कंपनी के गोल व्यक्ति के गोल से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कंपनी के गोल सिस्टम के गोल से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं. जब दोनों गोल मिल जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो कंपनी को बेनिफिट होता है. यानी कि कंपनी में अगर उसके बंदों का गोल वही हो जो कंपनी का गोल हो, तो दोनों का गोल सिनर्जी आ जाती है. तो आप वो ये देखेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो इसमें फ़ायदा क्या होता है. फ़ायदा ये होता है कि बाद में कंट्रोवर्सी भी नहीं होती है. मालूम पड़ा कल की डेट में एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, जो इन्फोसिस, विप्रो या जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है वो देखता है कि मुझे ये बेनिफिट है, और जो बाहर की कंपनी वो डॉक्यूमेंट करती है कि ये बेनिफिट है, ताकि बाद में कंट्रोवर्सी नहीं हो, बाद में कोई ये ना कहे कि बेनिफिट्स हमें दिखाई नहीं दिए. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है ताकि बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, बीच में सिस्टम को स्क्रैप करने के लिए ये ना बोला जाए कि भाई हमें बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो इसका आप वहाँ उस टाइम पर नहीं कह सकते, आप उस टाइम पर कोई बहाना नहीं बना सकते. प्रोफेशनलिज्म आ जाता है वर्क पर, दोनों तरफ एसर्टेन आ जाते हैं. एक पार्टी दूसरी पार्टी को बेनिफिट बताती है, दूसरी पार्टी उसमें बेनिफिट देखती है और उसके बाद डिसीजन लेती है, और वो देखती है स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं और उसके बाद डिसीजन लेती है. वो ये इवेलुएट करती है, डिटरमाइन करती है कि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है और जो भी सॉल्यूशंस ये पर्टिकुलर प्रोग्राम दे रहा है ये बिज़नेस स्ट्रेटेजी में मीट आउट करते हैं या उसको हेल्प करते हैं. यानी बिज़नेस में इंफॉर्मेशन जल्दी दे देते हैं, या जो कोई भी है कॉस्ट रिडक्शन कर देते हैं, या जो भी स्ट्रेटेजी है वो
बिजनेस स्ट्रेटेजी में जो भी सॉल्यूशंस है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी में फिट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। इसके फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद डिटरमाइन किया जाता है, ये पहला पॉइंट है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, बातें होंगी, कॉफ़ी रूम होगा, चाय होगी, कॉफ़ी होगी, एक्सपर्ट्स बैठेंगे और घंटों घंटों बातें कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हल्ला होगा कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है, रोज मीटिंग्स होती हैं, कई टाइम पर मीटिंग्स होती भी हैं, फेक मीटिंग्स होती भी हैं, उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में ये होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर डेटा आ रहा होगा, एनालाइज करा जा रहा होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक बार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और ये सारी चीज़ कर ली तो फिजिबिलिटी स्टडी जैसे ही ख़त्म होती है वैसे मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि अब हमें आगे बढ़ना है कि नहीं है। अगर सिस्टम फिजिबल है तो हम आगे बढ़ेंगे, सिस्टम फिजिबल नहीं है तो वहीं पर रुक जाएंगे। तो यानी फिजिबिलिटी स्टडी पहला पॉइंट है जहाँ पर हमें देखना है कि हाँ सिस्टम को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अगर बढ़ना है तो युद्ध के मैदान में आगे बढ़ना है तो फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद पीछे जाएंगे नहीं। पीछे जाने की कॉस्ट हो जाएगी, भयंकर कॉस्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कई भागों में डिवाइड किया है। फिजिबिलिटी स्टडी में हम केवल ये देखते हैं कि सिस्टम में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और एक बार हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि आगे बढ़ना है और मालूम पड़ा, अगर मान लिया सपोज आप सिस्टम बनाना चालू करो और 50% सिस्टम बनाने के बाद आपको पीछे आना पड़े तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो कॉस्ट बचाने के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कहीं कोई मैनेजमेंट के माइंड में शंका ना हो, मैनेजमेंट एक पेज में आ जाए, जो डेवलपर है वो भी एक पेज में आ जाए, सब एक पेज में आ जाए कि फिजिबिलिटी स्टडी भी हाँ ठीक है फिजिबल था। इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। एक बार उन्होंने बोला कि हाँ अब ये सिस्टम पर बढ़ना है, अब वॉर स्टार्ट हो गई है, अब आगे बढ़ना है, बॉर्डर पार करना है, तो अब आप स्टार्ट करते हो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो कि भाई टाइप्स ऑफ सिस्टम का टाइप क्या है, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है। आप अभी तक तो चाय कॉफ़ी चल रही थी, हायर मैनेजमेंट चल रहा था और स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट चल रहा था, लोअर लेवल मैनेजमेंट कम इन्वॉल्व था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख रहा था। अब आप रिक्वायरमेंट करते हो, रिक्वायरमेंट यूज़र लेवल पर जाना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रेटेजिक से नीचे टैक्टिकल ही नहीं ऑपरेशनल लेवल पर जाना पड़ेगा। ऑपरेशनल लेवल पर जाकर आपको देखना पड़ेगा भैया टाइप ऑफ सिस्टम क्या चाहिए, यूज़र के साथ बैठकर उससे पूछना पड़ेगा तेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर एक सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ्रीज करनी पड़ेगी। यानी कि इसके अब दूसरे स्टेप में हम यूज़र के साथ बैठते हैं कि भाई क्या चाहिए तुम्हें, ये चाहिए ना, हाँ ठीक है, वो फ्रीज हो गई रिक्वायरमेंट। यानी यूज़र कहेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, बाद में यूज़र नहीं कह सकता कि भाई बाद में ऑब्वियसली एडिशनल प्रोग्रामिंग दी जा सकती है, उसके एडिशनल चार्ज हो सकते हैं, एडिशनल प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन उस समय हमें एक यूज़र की रिक्वायरमेंट फ्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज़र की हमने रिक्वायरमेंट फ्रीज़ कर दी टेक्निकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल पर यूज़र की कल की डेट में, ताकि यूज़र आए और ये ना कहे कि भाई ये सिस्टम तो चल ही नहीं रहा, ये सिस्टम तो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि कंपनी में बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि सिस्टम ना चले, क्योंकि सिस्टम चलेगा तो एक रेजिस्टेंस फॉर चेंज होता है और ऐसा होता है कि काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो उनकी रोजी रोटी पर वार होता है। तो वो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस उनके लिए होता है कि उनको इन्वॉल्व करने के लिए वो भागेंगे, वो कहेंगे मुझे हम नहीं चाहते, वो कई तरह की ईगो दिखाएंगे, कई तरह का वो दिखाएंगे, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर है वो जाएगा, उनको इन्वॉल्व करेगा, सबको बुलाएगा, सबको मेल भेजेगा और उस यूज़र पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करेगा। और जितना ज़्यादा यूज़र पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा फीडबैक्स आएंगे और फिर उसके बाद यूज़र रिक्वायरमेंट्स फ्रीज हो जाएगी। एक बार यूज़र रिक्वायरमेंट फ्रीज होगी तो अब हम डिज़ाइन कर सकते हैं सिस्टम को, क्योंकि हमें पता है कि टॉप लेवल का क्या टॉप लेवल और यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल और टैक्टिकल लेवल क्या चाहता है, फिजिबिलिटी स्टडी में डिटरमाइन हो चुका है, डॉक्यूमेंट हो चुका है, दोनों लोग कह चुके हैं। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल क्या चाहता है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम जान चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि स्ट्रक्चर्ड मेथड है, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि मालूम पड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पूरी हो गई, इंटरफेस आया, यूज़र ने बोला जी मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं था, मैं तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो बताया नहीं, फिर मालूम पड़ा फिर उसे प्रोग्रामिंग की तरफ गए, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो अब हम चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो सिस्टम को डिज़ाइन अगर हम कर रहे हैं
यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे हम, डेटा स्टोरेज डिज़ाइन करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस डिज़ाइन करेंगे। यूज़र इंटरफेस, यूज़र के पास जाएंगे सबसे पहले। इंटरफेस का मतलब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरफेस का मतलब यानी कि वो पेज जिस जो हमें जो यूज़र है, यूज़र को कम्युनिकेट करवा रहा है। जैसे हम एटीएम में जाते हैं तो वहाँ एक इंटरफेस खुल देता है और उसमें हम डालते हैं इतना पैसा, इतना ये निकालना है, पासवर्ड। तो वो इंटरफेस कम्युनिकेट करने के लिए होता है। तो यूज़र इंटरफेस हम डिज़ाइन करेंगे। तो सिस्टम डिज़ाइनिंग होगी तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर हम डिज़ाइन करेंगे कि डेटा को कहाँ स्टोर करना है, और फिर हम डिज़ाइन करेंगे कि डेटा की कैसे प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होगी। और उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार तो हम क्या करेंगे, सिस्टम के फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, सिस्टम और डेटा के आपके डीएफडी बनाएंगे, डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे, स्क्रीन और रिपोर्ट्स बनाएंगे। यानी कि डेटा कैसे जाना है, क्या होना है, निटी-ग्रिटी प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। यानी कि पहले तो हमने चाय कॉफ़ी पी, फीजिबिलिटी स्टडी की, और एक ड्राइंग रूम में बैठे और फीजिबिलिटी स्टडी की, चाय उसके साथ पी, और क्या कहते हैं बातचीत के सेशंस चले जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में हल्ला हुआ कि कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। दूसरे उसमें क्या हुआ, हम यूज़र के पास गए, यूज़र ने रेजिस्टेंस दिखाया और बोला कि पहले उसने आपसे बात करने से मना किया, फिर बड़ी मुश्किल से वो आपसे बात करना तैयार हुआ, आपको ये बताया कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट उसने बताई। उसके बाद आपने सिस्टम को डिज़ाइन किया, डिज़ाइन पूरी तरीके से किया, इंटरफेस कैसा होगा, डेटा स्टोरेज कैसी होगी, डेटा प्रोसेसिंग कैसी होगी, और रिक्वायरमेंट फेज़ के अनुसार आपने सिस्टम फ्लो चार्ट्स बनाए, सिस्टम या डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाए, स्क्रीन्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें बनाई। अब आपने ड्राइंग बोर्ड में हो, आप ड्राइंग बोर्ड में काम कर रहे हो। पूरा ये डिज़ाइन बनाकर आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, भाई ये डिज़ाइन है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चेंजेस हैं, कुछ करना है, आप कर सकते हो। वैसे वो काफ़ी टेक्निकल होता है कि डेटा कहाँ पर रहेगा, उसके लिए डेटा सर्वर कहाँ पर होंगे, किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन सर्वर अलग रहेगा कि वेब सर्वर के साथ रहेगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन फेज़ में होती। एक बार डिज़ाइनिंग ख़त्म हुई तो आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, और आप डिज़ाइन करते जा रहे हो और उसकी कंटिन्यूस टेस्टिंग और डिबगिंग करते जा रहे हो कि ठीक है प्रोग्राम होना चालू हो गया। अब ये जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर अपने लैपटॉप में बैठ गया है, जो डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग फेज़ है। तो हमने क्या देखा, पहले फिजिबिलिटी स्टडी हुई, फिर सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ, फिर डिज़ाइन हुआ। हमने तीनों चीज़ें शेयर की मैनेजमेंट के साथ कि भाई ये है, ऐसा ऐसा आपका सिस्टम बन रहा है, आप कल की डेट में हम पर मत बोलिएगा। एक्सटेंसिव हमने चाहे कॉफ़ी पी, आपके साथ बातचीत की, आपका इंटेंट जाना, आपने हमारा इंटेंट जाना। उसके बाद हम आपके टेक्निकल और लो ऑपरेशनल लेवल यूज़र से बैठे और यूज़र की रिक्वायरमेंट देखी। उसके बाद डिज़ाइंस आपको शेयर किए कि इस तरह का होगा, ब्रॉड डिज़ाइंस। अगर आप इंट्रिकेट इन्फॉर्मेशन नहीं करना चाहते हो तो ब्रॉड डिज़ाइंस आपने शेयर किए कि इंटरफेस कैसा होगा, ये होगा, ये चीज़ें यूज़ होगी। अब जो है कंपनी को भूल जाओ, अब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम बनाते चले जा रहे हो कि क्या है, क्या चीज़ चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन है तो यूज़र से पूछते जा रहे हो। लेकिन जनरली क्या हुआ, आप अपने सिस्टम में बैठे और वहाँ पर काम कर रहे हो। इसके बाद आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग में सिस्टम डेवलप हो चुका होता है, मतलब अभी सिस्टम लगा नहीं है, लेकिन सिस्टम मतलब यूज़र को दे दिया जाता है। यूज़र उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑब्वियसली उसका धंधा जा रहा है, उसको चेंज होना पड़ रहा है, वो इरिटेशन दिखाता है। कई यूज़र हैप्पीनेस दिखाते हैं, कई यूज़र इरिटेशन दिखाते हैं, कई यूज़र को अडेप्ट करना पड़ता है। भाई कोई एक यूज़र है, वो कहता है कि एक अकाउंटेंट है, वो इन्फॉर्मेशन निकालने में 10 घंटे लगाता है। अब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है सबको, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो चिढ़ता है, परेशान होता है, चीखता है, चिल्लाता है, इस तरह के काम करता है। तो टेस्टिंग का फेज़ ये है। तो टेस्टिंग में क्या होता है कि डेवलप्ड सिस्टम आपके उसमें होता है, सिस्टम में होता है। तो टेस्टिंग भी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, कई टाइप की टेस्टिंग्स होती हैं। तो वो सारी टेस्टिंग की जाती है, मतलब यानी कि सिस्टम एक डेवलप हो चुका है और यूज़र को दिया जा रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, और यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो टेस्टिंग फेज़ में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड मैनर में टेस्ट किया जाता है
कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है। और इस टाइम पर एक डेवलपर ये सोचता है कि सिस्टम, ये प्री कंसीव्ड नोशन अपने अंदर से हटा देता है कि भाई ये सिस्टम गलत सही है, वो ये मान के चलता है ये सिस्टम गलत है। तो यानी कंट्रोल टेस्टिंग है। अभी ये टेस्टिंग जो बेसिकली जो जनरली क्या है, कई बार क्या होता है कि यूज़र के पास नहीं भी होती है। जनरली यूज़र को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कई ये भी हो सकता है कि ये जो टेस्टिंग फेज़ है ये सिस्टम अभी यूज़र के पास ना हो, ये भी हो सकता है। तो टेस्टिंग में क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले का जो फेज़ है वो इसमें आता है। इसमें यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है। यूज़र की भी हेल्प ले सकता है और यूज़र की हेल्प नहीं भी ले सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये टेस्टिंग है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, एक फाइनल टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट होता है और मैनेजमेंट के द्वारा एक्सेप्टेंस उसका किया जाता है। और माइग्रेशन से पहले, सिस्टम माइग्रेशन से पहले एक बार सिस्टम को चला के देखा जाता है, यानी यूज़र को बैठाया जाता है कि फाइनली फिनिशिंग टच दिए जाते हैं बेसिकली, यानी कि अब सिस्टम यूज़र के हाथ में आकर प्रोडक्शन करना चालू कर देता है। टेस्टिंग फेज़ में तो क्या था कि जब प्रोग्राम एक बार डेवलप हो गया उसके बाद आप टेस्ट कर रहे हो। यूज़र पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने टेस्ट करना चालू किया, उसको तरह तरह से टेस्ट किया, उसमें कई तरीके टेस्टिंग मेथड्स हैं। उसके बाद कि उसने क्या किया, कई बार वो यूज़र को भी दे देता है वो प्रोग्राम और उससे फीडबैक लेने लगता है, गलतियाँ फाइंड आउट करने लगता है, उसको ठीक करने लगता है। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जब ये टेस्टिंग का फेज़ ख़त्म हो गया पूरा, इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आता है। इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम 95% तैयार होना चाहिए। 2-4% चेंजेस हो सकते हैं। अगर यूज़र बोले 95 नहीं, 97%, 98% प्रोग्राम तैयार होना चाहिए, तब इम्प्लीमेंटेशन होगी। 90 आपकी तरफ से 100% तैयार होना चाहिए, 1-2% चेंजेस यूज़र बोल सकता है। और अगर यूज़र 1-2% चेंजेस बोले तो भी, अगर वो आप नहीं करके उसे दें तो भी वो सिस्टम एक रीजनेबल लेवल तक काम करना चाहिए। तो आप उसको काम करते हो, करने देते हो। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में सिस्टम काम कर रहा होता है, काम करने में आप ये देखते हो कि क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं है, ऑडिट उसका किया जाता है, सिस्टम रोबस्ट है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। और ये सब डेटा माइग्रेशन से पहले किया जाता है। जो लीगेसी सिस्टम्स हैं उनसे डेटा माइग्रेशन से पहले किया जाता है। अब लीगेसी सिस्टम्स क्या होते हैं, ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में पहले जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे ERP आप लगा रहे हो, ERP इंटीग्रेटेड होती है, उससे पहले कोई सिस्टम कुछ और काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई अटेंडेंस ले रहा है, कोई टेली फाइनेंशियल पैकेज है, 25 तरह के पैकेजेस हैं, वो लीगेसी सिस्टम है। कहने का मतलब ये है वो आपकी लीगेसी है, बाप दादाओं से चली आ रही है, तो उनको लीगेसी सिस्टम कहा जाता है। तो जो बाप दादाओं से चला आ रहा सिस्टम है उसको आप हटाते हो और इस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो, और इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो टांग अड़ाने की बड़ी कोशिश करेंगे। तो आपके इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जो सिस्टम है वो रेडीली एक्सेप्टेबल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आओ, उसमें काम करने लगते हो, क्योंकि उसमें स्ट्रेस ज़्यादा आता है यूज़र को। मानो बड़ा लीगेसी सिस्टम भी चल रहे हैं और आपका ये भी चल रहा है, एक पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है, यानी कि दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो पुराने सिस्टम पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पुराने सिस्टम पर ट्रस्ट अगले बंदे को कहोगे तो जो पुराना वाला बंदा है वो कहेगा पुराना सिस्टम ही अच्छा है, नया सिस्टम तो बेकार है, नए सिस्टम को भारी रूप से क्रिटिसाइज़ करेगा, वो चाहेगा ही नहीं हम नए सिस्टम में आए। तो ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है। फिर इसके बाद आता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है सिस्टम का और उसको वो अपडेट होता रहता है। तो जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आए उसी के अनुसार सिस्टम में पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है सिस्टम का, उसके फंक्शंस का लाइव इन्वायरमेंट में, और उसको अपडेट किया जाता है। तो यानी कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ये है कि लीगेसी सिस्टम हट गए, अब आपका सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम पर आपको कॉन्फिडेंस है, इस सिस्टम पर ये पर्टिकुलर सिस्टम आपने चला दिया, अब साल भर चला, साल भर चलने के बाद कोई और चीज़ आ गई या कुछ और सजेशंस आ गए या कोई मालूम पड़ा लॉ चेंज हो गया तो सिस्टम में आपको चेंज करना पड़ा। तो ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, यानी इम्प्लीमेंटेशन के बाद का फेज़। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं।
हम पढ़ रहे हैं फेजेस, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी SDLC के, ओवरव्यू पढ़ रहे हैं फेजेस का। तो ट्रेडिशनल SDLC में सीक्वेंशियल फेजेस होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक फेजेस होते हैं। याद रखिए सीक्वेंशियल फेजेस होते हैं। कैसे फेजेस? सीक्वेंशियल फेजेस, यानी अर्लियर फेज जो है वो सब्सिक्वेंट फेज का बेसिस बनता है। तो क्या है, ट्रेडिशनल SDLC अप्रोच में कुछ फेजेस होंगे, उसके उसी के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी होती है, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहला आपको फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजिक बेनिफिट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देना पड़ेगा। यानी कि तो फिजिबिलिटी स्टडी में आप बैठोगे, एक कंपनी होगी, कंपनी में चाय पानी पियोगे, दूसरे होंगे मीटिंग्स होंगी, सेशंस होंगी, चारों तरफ हंगामा होगा कि ये हो क्या रहा है। और फिजिबिलिटी स्टडी में अगर आपको लिखना है एग्जामिनेशन में, तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देखोगे। असल में इन्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ईजिली समझ में आता है कि प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है। तो प्रैक्टिकलिटी में फिजिबिलिटी स्टडी में आप स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देखते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हो, आप देखते हो गोल कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है सिस्टम के साथ, कि ये सिस्टम्स बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। एक बार आप ये डिटरमाइन कर लेते हो तो आपको स्ट्रेटेजिक बेनिफिट पता चल जाते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पता चल जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हो सिस्टम को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। यहाँ पर आप सिस्टम को रोक सकते हो, आप स्क्रैप कर सकते हो, आप कह सकते हो अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 4 साल बाद आएगी और उसके बाद हम इस पर करेंगे। आज वो टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, 2 साल बाद ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी, हम उसके बाद अपना सिस्टम डेवलप करने लगेंगे। आज के लिए ये टेक्नोलॉजी नहीं है, आज के लिए ये हमारी कॉस्ट से ज़्यादा आ जाएगी। आप एक फीजिबिलिटी स्टडी कर सकते हो। तो फीजिबिलिटी स्टडी में आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हो फ्यूचर में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 1 साल 2 साल बाद स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होता है। इसमें यूज़र रिक्वायरमेंट बताता है, यानी ऑपरेशनल लेवल से आप रिक्वायरमेंट पूछते हो। वो टॉप लेवल से आपने फिजिबिलिटी स्टडी में बात की, बात करने के बाद उनको कन्विंस करके टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल से गो हेड ले ली। गो हेड लेने के बाद या तो शेल्व हो गए या गो हेड ले ली। गो हेड लेने के बाद रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया और आप सबसे नीचे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास आए, उनसे बात की, उनकी ओके ले ली। एक बार उनकी ओके ले ली, उसके बाद आप डिज़ाइन में आए। आप डिज़ाइन में बैठे, जैसे बिल्डिंग होती है, अब आपने बिल्डिंग बनाने की तैयारी हो गई है, आप डिज़ाइन करोगे, आप आर्किटेक्चर हो गए हो। डिज़ाइन फेज़ में आप डिज़ाइन कर रहे हो, सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो, इंटरफेस को डिज़ाइन कर रहे हो, स्टोरेज डेटा कैसा होगा, डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस कैसे होंगे, फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, सिस्टम और डेटा के डायग्राम्स बना रहे हो, डेटा DFD बना रहे हो, डेटा फ्लो डायग्राम्स बना रहे हो, स्क्रीन और रिपोर्ट्स बना रहे हो। यानी अब आर्किटेक्चर हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। प्लान ले जाने के बाद आप मैनेजमेंट को दे रहे हो कि भाई ये है, ये हमारा डिज़ाइन है। ओके होगी डिज़ाइन की, उन्होंने कहा ये चेंज करो, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने क्या किया? डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग फेज़ है। आप कंप्यूटर में बैठे, अब आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कॉफ़ी पी रहे हो और कोड्स बनाते जा रहे हो, कंटिन्यूस टेस्टिंग और डिबगिंग करते जा रहे हो। अब आपका प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब आप इस प्रोग्राम को मतलब ये समझ लो 90% प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब आप इस प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे हो कि वहाँ पर जाकर सिस्टम यूज़र के पास जाकर ये गड़बड़ ना हो बिल्कुल। तो आप टेस्ट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इसमें यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हो। कई बार आप यूज़र को बुला रहे हो, कह रहे हो ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे आया, अगर कोई फीडबैक देना है तो आप दे सकते हो, कि कहीं पर अंडरस्टैंडिंग है उससे पूछ रहे हो। तो फाइनल फिनिशिंग टच दे रहे हो, मतलब 90% प्रोग्राम तैयार होने के बाद ही टेस्टिंग स्टार्ट होती है। 90 या 95% प्रोग्राम कोडिंग पूरी होने के बाद, मतलब एक प्रोग्राम जब वर्केबल बन जाता है, प्रोग्राम 90% का मतलब ये है कि वो वर्केबल तो होना ही चाहिए। यानी कि एक प्रोग्राम एक वर्केबल प्रोग्राम जब बन जाता है तब उसकी टेस्टिंग होनी चालू होती है। और उसमें कुछ मॉड्यूल्स उतने बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, कई चीज़ें अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रही हो, उनको कम्युनिकेट कराने की कोशिश की जाती है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के थ्रू। और यूज़र को भी दिखाया जा सकता है कि भाई ऐसा प्रोग्राम है और इसमें ये हो रहा है। तो अगर कोई फ्लॉज हैं उस टाइम पर, वर्केबल प्रोग्राम में भी कोई फ्लॉज हो सकते हैं। मालूम पड़ा आपने एंट्री डाली, वो एंट्री अपडेट तो हुई, लेकिन आप पर्टिकुलर लेजर ओपन कर रहे हो, उसमें नहीं दिखा रही। आप किसी मॉड्यूल से डाल रहे हो तो दूसरे में नहीं दिखा रही। ये छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कई प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं। तो आप उनको फाइन ट्यून करते हो टेस्टिंग में।
इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है। इम्प्लीमेंटेशन में आपका मोस्टली प्रोग्राम तैयार होना चाहिए, फाइनल टेस्टिंग होगी, क्वालिटी और कंट्रोल्स होंगे, ऑडिट्स होंगे, मैनेजमेंट उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई थोड़ी बहुत चेंजेस करने हुए आप चेंजेस करोगे और पैरेलल प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करोगे लीगेसी सिस्टम के अनुसार। लीगेसी सिस्टम मतलब बाप दादाओं के सिस्टम। बाप दादाओं के सिस्टम, कई तरह के सिस्टम्स पड़े होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कई तरह के सॉफ्टवेयर्स बने होंगे। ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, अगर बना रहे हो तो पुराने, अगर मान लिया जनरली लीगेसी सिस्टम्स, ईआरपी जब आती है उससे पहले लीगेसी सिस्टम्स होती हैं। ईआरपी सबको इंटीग्रेट कर देती है और पीछे लीगेसी सिस्टम्स होते हैं, यानी बाप दादाओं के सिस्टम्स वो चले जाते हैं और ये नया इंटीग्रेटेड सिस्टम आता है, एफिशिएंट सिस्टम आता है। और अगर ईआरपी के बाद भी अब नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वगैरह आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो ईआरपी एक लीगेसी सिस्टम हो जाएगा। तो लीगेसी सिस्टम यानी बाप दादाओं का सिस्टम। तो बाप दादाओं के सिस्टम में भी आप काम कर रहे होते हो, इसमें भी काम कर रहे होते हो और फाइनल धीरे धीरे बाप दादाओं के सिस्टम को फेज आउट कर देते हो। इसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन आएगा। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आप कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कर रहे हो, किसका कर रहे हो, उसके फंक्शंस का, लाइव इन्वायरमेंट का, और उसको अपडेट करते चले जा रहे हो। ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कई पहले ईआरपी से पहले ईआरपी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकता था, लेकिन ईआरपी से पहले एमआरपी और कई और सिस्टम्स थे। तो एमआरपी 1, एमआरपी 2, मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्स प्लानिंग वगैरह सिस्टम्स थे। तो वो इसी तरीके से डेवलप हुए हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से डेवलप हुए हैं कि नई चैलेंजेस आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आई, नई टेक्नोलॉजी आई और वो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंट करते चले गए। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन आप करोगे सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम को इवॉल्व करना है, टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करना है। टेक्नोलॉजी है ही इवॉल्व करने के लिए। अगर टेक्नोलॉजी वहाँ पर रुक गई तो आप ऑब्सलीट हो गए। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, आपको एफिशिएंट बना रही है और टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। यानी कि हर 5 साल बाद टेक्नोलॉजी के भागने का रेट बढ़ता चले जाता है। यानी कि जो आज जितने पिछले 100 सालों में टेक्नोलॉजी ने डेवलप हुआ है, मतलब उतने 20-25 सालों में हुआ है डेवलपमेंट, और जितना भी पिछले 20-25 सालों में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसके उतना पिछले 5-7 सालों में हुआ है। तो टेक्नोलॉजी एक एक्सपोनेंशियल फेज़ में जा रही है। तो चूँकि एक्सपोनेंशियल फेज़ में जा रही है तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें ऑब्सलीट हो रही हैं, जैसे मोबाइल है, ऑब्सलीट हो जाता है, नया टाइप का मोबाइल आ जाता है। पहले नोकिया था, फिर बाद में एंड्रॉयड आ गया, एंड्रॉयड में भी फिर चीज़ें आने लग गई और धीरे धीरे इन्हेंस कैपेबिलिटीज़ के मोबाइल्स आने लगे और कंप्यूटर्स आने लगे और सारी चीज़ें इन्हेंस होती चली जा रही हैं। तो ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कहीं आपका सिस्टम ऑब्सलीट तो नहीं हो रहा है, उसको कंटिन्यूस आपको अपडेट करना पड़ेगा। थैंक्स।